गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड का पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है वो और बंगाल की दीवानी का अधिकार उसको मिल जाता है और वह धीरे धीरे बंगाल से देश के दूसरे हिस्सों को भी अपने कब्जे में लेने लगती है और वहाँ पर फिर वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाती है और उसके क्या क्या परिणाम सामने आते हैं वो सब हमने देखा। अब पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पार्ट 2 का पहला टॉपिक है क्रॉप्स फॉर यूरोप। यूरोप के लिए फसलें, मतलब अंग्रेज़ों ने भारत आकर क्या क्या फसलें उगवाई, किसानों से ऐसी फसलें बोई, वो किसानों से उगवाई जिनकी यूरोप में ज़्यादा डिमांड थी, जिनसे उनको ज़्यादा पैसा मिल सकता था। ऐसी फसलें उन्होंने यहाँ पे उगवाई। By the late 18th century, the company was trying to expand the cultivation of opium and indigo, which was highly demanded in Europe. 18वीं सदी तक कंपनी ने मतलब ओपियम होती है अफीम, एक तरह का मतलब ड्रग्स है। ओपियम और इंडिगो नील जो कपड़े रंगने के काम में आती है। तो 18वीं सदी के अंत तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर ज़्यादा जोर दिया, उसके विस्तार पर उसने ज़्यादा जोर दिया, जो जिनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। द ब्रिटिशर्स फोर्स्ड कल्टिवेटर्स टू प्रोड्यूस जूट, टी, शुगर केन, वीट, कॉटन एंड राइस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती किसानों से इन चीज़ों की खेती करवाई, जिनमें पहला है जूट, चाय, गन्ना, गेहूँ, कपास और चावल। इन सब चीज़ों की खेती उन्होंने पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में ज़बरदस्ती किसानों से करवाई। इंडिगो वाज हाईली डिमांडेड इन यूरोप। इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, मतलब यूरोप में इंडिगो यानी नील बहुत ज़्यादा मात्रा में मांगा जाता था, उसको ख़रीदा जाता था। टू गेट द इंडिगो कल्टिवेशन द तीन कठिया सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। और इंडिगो कल्टिवेशन के लिए अंग्रेज़ों ने तीन कठिया एक पद्धति शुरू की थी। अंडर दिस सिस्टम, इस तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत पीजेंट्स हैड टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड। इस सिस्टम के अंतर्गत कि हर किसान को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर केवल नील की खेती करनी होती थी। ये थी तीन कटिया पद्धति। आगे चल के आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जी भी इस तीन कटिया पद्धति के खिलाफ ही उनका पहला जो आंदोलन था चंपारण में, बिहार में, वो इसी तीन कटिया पद्धति के खिलाफ उनका ये आंदोलन था। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स एंड इंडिगो विच हैड टू बी ग्रोन ऑन मोस्ट फर्टाइल लैंड, द फार्मर्स वर लेफ्ट विद लिटिल फर्टाइल रीजन टू ग्रो। अब क्या होता है, ज़्यादातर किसानों की मैक्सिमम जो ज़मीन होती थी उस पे तो वो कैश क्रॉप्स बो देते थे, जो कि उनकी फर्टाइल लैंड पे पूरा वो कब्जा कर लेती थी। अब फिर किसान को अपने लिए या खाने के लिए जो चीज़ें बोनी होगी, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, उनके लिए उनके पास जगह ही नहीं बचती थी। इस तरह से इंडिगो और जिस दूसरी चीज़ें बोने के लिए उनको ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता था, और किसान अपने फ़ायदे के लिए या अपने खाने के लिए जो चीज़ बोना चाहता था वो नहीं बो पा रहा था। दीज क्रॉप्स रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। और इन फसलों की वजह से, इंडिगो जैसी फसलों की वजह से जो फूड क्रॉप्स है, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब फूड क्रॉप्स हैं। इन चीज़ों के लिए, इन फसलों के लिए जो जगह है वही नहीं मिलती थी। इस वजह से इनकी प्रोडक्शन में बहुत भारी गिरावट आ गई। अगला टॉपिक है डज कलर हैव एज हिस्ट्री। क्या रंग का भी कोई इतिहास होता है? द रिच ब्लू कलर वाज कॉमनली कॉल्ड एज इंडिगो। जो गहरे नीले रंग की एक चीज़ होती है, नील, जिसे हम कपड़ों में रंगने के काम में लेते हैं,
उसको इंडिगो कहते हैं, नील कहते हैं। एंड इट वाज ऑन ए हाई डिमांड इन यूरोप, और यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा मांग होती थी। एज इट वाज यूज्ड फॉर डाइंग पर्पज़, क्योंकि ये डाइंग, कपड़े डाई करने के लिए, ये कपड़े रंगने के लिए इसको प्रयोग किया जाता था। इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में भारत दुनिया का सबसे बड़ा नील निर्यातक देश या नील की आपूर्ति करने वाला देश बन गया था। इंडिगो कल्टीवेशन वाज वन ऑफ द रीजन फॉर पुअर कंडीशन ऑफ फार्मर्स। इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो की खेती, नील की खेती भी किसानों की गरीबी के लिए एक बहुत ही बड़ा कारण साबित हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है वाई द डिमांड फॉर इंडिगो, इंडियन इंडिगो, कि भारत में बनी हुई, भारत में पैदा की गई इंडिगो की ही डिमांड क्यों थी दुनिया में। हो सकता है दुनिया में और भी जगह पे इंडिगो पैदा होती होगी, लेकिन इंडियन इंडिगो की डिमांड ही क्यों होती थी, ये पढ़ेंगे इसमें। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। 13वीं सदी से ही, मतलब जब अंग्रेज आए भी नहीं थे यहाँ पे, 13वीं सदी से ही भारतीय नील की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और उसका प्रयोग इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, मतलब जितने भी यूरोपियन और दूसरे देश थे, उनकी डिमांड उनकी डिमांड ये थी कि वो भारत में बनी हुई नील मंगाए, और उससे वो जो कपड़ा व्यापारी थे, कपड़ा बनाने वाले थे, मैन्युफैक्चरर से, निर्माता थे, वो सब भारत में बनी हुई नील का ही प्रयोग करते थे कपड़े को रंगने के लिए। इंडिगो प्रोड्यूस ए रिच ब्लू कलर वेर एज द डाई फ्रॉम वुड, वुड एक तरह का पेड़ है, अनदर प्लांट वाज पेल एंड डल, मतलब इंडिगो थोड़ा रिच ब्लू कलर का पौधा था, मतलब उसका जो कलर निखर के आता था, एकदम गहरा नीला निकल के आता था। उससे पहले वो जो रंग करते थे कपड़ों पे, वो वुड नाम के एक पेड़ से करते थे, जिसको नील रंजक या भी बोल सकते हैं। वुड एक पौधा है जिससे भी नील जैसा कोई पदार्थ निकलता है, और उससे वो कपड़ा रंगने के काम आता है, लेकिन वो इतना गहरा नीला नहीं होता जितना कि इंडिगो होता है। वो थोड़ा पेल होता है, हल्का पीला होता है, मतलब और डल होता है, और उतना उसमें चमक भी नहीं होती, धुंधला होता है वो। इंडिगो प्लांटेशन केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड मैक्सिको। उसके बाद इंडिगो की खेती शुरू हो गई कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको में। बट ड्यूरिंग द वॉर्स इन दीज रीजन्स एंड अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज, ब्रिटिश स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन इंडिया फॉर द कल्टिवेशन एक्सपेंशन ऑफ इंडिगो। लेकिन क्या होता आगे, जब अलग अलग क्षेत्रों में लड़ाई शुरू हो जाती है, और इसके अलावा फ्रेंच कॉलोनी, जो फ्रांसीसी जो कॉलोनियाँ बस्तियाँ होती है, वहाँ पे स्लेवरी, दास प्रथा का अंत हो जाता है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, केवल भारत पर डिपेंड रहना, भारत पर निर्भर रहना शुरू कर दिया, और उन्होंने बड़ी मात्रा में यहाँ पे इंडिगो की खेती करवानी शुरू कर दी और उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ इंडिगो आल्सो केम बिकॉज ऑफ द हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। आपको पता ही होगा बच्चों की वर्ल्ड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही हुई थी। तो उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो कॉटन इंडस्ट्री और जो क्लॉथ इंडस्ट्री था वो भी बड़े बूम पर था। उस वजह से जो कपड़ा रंगने के लिए इंडिगो की ज़रूरत होती थी उसकी भी बड़ी डिमांड हो गई, और उसी डिमांड की वजह से उन्होंने भारत में इंडिगो की खेती कराना और उसका प्लांटेशन करवाना शुरू किया था। टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडिगो, ब्रिटिश यूज्ड देयर कॉलोनीज़ इन ट्रॉपिकल रीजन्स। तो अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने जो जितने भी उनकी कॉलोनीज़ थे, उनके उपनिवेश थे ट्रॉपिकल रीजन्स के, जैसे कि भारत हो गई और अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, एंड मेनली इन अफ्रीका एंड इंडिया, एज द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड चीप लेबर वर अवेलेबल। और यहाँ की खास बात ये थी कि यहाँ का
मौसम भी इंडिगो के लिए काफ़ी ठीक था। इसके अलावा यहाँ की ज़मीन भी उसके लिए सूटेबल थी और यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो भी ठीक था, और यहाँ जो लोग काम करने वाले थे वो भी बड़े सस्ते में, बड़े कम मजदूरी में काम करने को तैयार हो जाते थे। चीप लेबर, सस्ता श्रम भी एक प्रमुख कारण था कि वो ये अंग्रेज़ इधर आके इंडिगो की खेती करवा के यहाँ से वो उसको एक्सपोर्ट करते थे, जिससे उनको बड़ी भारी मात्रा में फ़ायदा होता था। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन इंडिया की ओर आता है। द कंपनी इन इंडिया एक्सपेंडेड द एरिया अंडर द इंडिगो कल्टीवेशन टू मीट द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में आकर, उसने जितने भी खेती लायक ज़मीन थी उसमें मैक्सिमम पे उसने इंडिगो की कल्टीवेशन करवानी शुरू कर दिया, ताकि वो यूरोप में इंडिगो की जो बढ़ती हुई डिमांड थी उसको पूरा कर सके। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्लांटेशन। और जैसे जैसे मतलब नील का व्यापार बढ़ता गया, तो जो कमर्शियल एजेंट्स थे, व्यापारिक जो एजेंट्स होते थे, प्रतिनिधि होते थे उनके, एंड ऑफिशियल और अधिकारी ऑफ द कंपनी के अधिकारी क्या करने लगे, बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। वो सभी भी नील की खेती में अपना निवेश करने लग गए, उसमें अपना पैसा लगाने लग गए। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। अब इंडिगो कैसे उसकी खेती कैसे की जाती थी, इंडिगो की नील की खेती कैसे की जाती थी। देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। नील की खेती के दो प्रमुख सिस्टम या उसके दो प्रमुख व्यवस्थाएं थी। पहली थी निज कल्टीवेशन और दूसरी थी रेवती कल्टीवेशन। निज और रेवती में क्या अंतर है अभी देखेंगे इसमें। इन निज सिस्टम, जो निज कल्टीवेशन व्यवस्था होती थी, सिस्टम होती थी, उसमें क्या होता था, द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। जो प्लांटर होता था, बागान मालिक होता था, वह उसकी खुद की ज़मीन पर खेती करता था। निज कल्टीवेशन में प्लांटर अपनी खुद की ज़मीन पर खेती करता था, या फिर और रेंटेड फ्रॉम ज़मींदार, या फिर जो ज़मींदार की जो ज़मीन होती थी उसको रेंट पे लेकर, किराए पर लेकर उस पर खेती करता था। लेकिन निज कल्टीवेशन के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी देखिए। दिस कल्टीवेशन नीडेड फर्टाइल एंड बिग लैंड्स एंड इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट बिग एरियाज एज दे वर ऑलरेडी हाई पॉपुलेटेड। तो जो निज कल्टीवेशन थी, जो निज कृषि थी, उसको करने के लिए एक तो फर्टाइल ज़मीन की ज़रूरत होती थी, फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होगी, उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ज़मीन भी बहुत बड़ा एरिया में चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन चाहिए उसके लिए, और यह बहुत डिफ़िकल्ट था इसको, मतलब बड़े एरिया को लंबी चौड़ी ज़मीन प्राप्त करना उस समय। एज दे वर ऑलरेडी हाईली पॉपुलेटेड, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ थी उस समय, इतनी ज़मीन भी नहीं थी कि केवल इंडिगो के लिए इतनी जगह होती थी, मतलब। और उस समय और फसलें भी बोई जाती थी, जिस वजह से इंडिगो के लिए ज़मीन कम पड़ जाती थी। फॉर दिस दे हैड टू एविक्ट पॉपुलेशन विच लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। और जहाँ घनी आबादी थी वहाँ से उन्होंने आबादी को वहाँ से भगाना शुरू कर दिया, वहाँ से निकालना शुरू कर दिया, ताकि उस आबादी को निकाल के वहाँ पे वो इंडिगो की प्लांटेशन करवा सके, इंडिगो की खेती करवा सके। निज कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल रिक्वायर्ड मैनी प्लाउज एंड बुलक्स। और निज खेती में क्या करना पड़ता है, बड़ी मात्रा में किसकी ज़रूरत होती है, प्लाउज, हल की ज़रूरत होती है, जो ज़मीन में मतलब खेत को बोते हैं, खेत जोतने के काम आते हैं। एंड बुलक्स, और हल के साथ साथ बुलक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हल को तो बुलक ही खींचेंगे ना, बैल ही खींचेंगे। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउज वर ए बिग प्रॉब्लम। इसके अलावा हल को ख़रीदने और उसको मेंटेन रखने के लिए भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, ये भी उनके लिए बड़ी समस्या थी। एट द सेम टाइम ऑफ इट्स कल्टीवेशन द कल्टीवेशन ऑफ राइस आल्सो टुक प्लेस।
दैट इज़ वाई प्लाउज वर नॉट अवेलेबल ऑन रेंट टू। एक और समस्या ये थी कि जिस समय इंडिगो की यानी नील की खेती की जाती थी उसी समय चावल की खेती भी होती थी, और इसी वजह से बहुत जो हल थे उसकी कमी हो जाती थी, क्योंकि सारे हल चावल की खेती में लगे होते थे, और उस समय कोई रेंट पे लेना चाहे तो उसको रेंट पे भी यानी किराए पर भी वो हल नहीं मिल पाता था। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर वाज आल्सो ए प्रॉब्लम। और उस समय मतलब नील की खेती के लिए जो लेबर मज़दूरों की ज़रूरत होती थी, श्रमिकों की ज़रूरत होती थी, वो भी बड़ी समस्या थी, क्योंकि ज़्यादातर जो मज़दूर होते थे वो किसी और दूसरी खेतों में लगे होते थे, जैसे कि चावल की खेती में, है ना। एज पीजेंट्स वर एंगेज्ड इन राइस कल्टीवेशन एट द सेम टाइम, क्योंकि उसी समय वो चावल की खेती भी करते थे, तो जो अधिकतम जो किसान होते थे वो चावल की खेती करते थे, और उनको मतलब चावल की खेती करना ही ज़्यादा सूटेबल लगता था, क्योंकि वो खाने के लिए भी चाहिए, और बाकी मतलब उसको बेच के वो कुछ अपना थोड़ा बहुत पैसा भी कमा सकते थे। लेकिन इसी वजह से वो इंडिगो की प्लांटेशन में बड़ी समस्याएं आ रही थी। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायोट्स। और ये दूसरा सिस्टम जो था नीच के अलावा, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायोट्स। रायोट्स मतलब किसानों की ज़मीन पर इंडिगो की खेती करवाना। इन रियोती सिस्टम द प्लांटर फोर्स्ड द रियोट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट सट्टा। मतलब रियोती सिस्टम में जो बागान मालिक होता था वो ज़बरदस्ती किसानों से एक अनुबंध करता था, अनुबंध पे साइन करवाता था, जिसको सट्टा कहते थे, कि ये एक तरह से समझौता होता था, अनुबंध उनका एग्रीमेंट होता था, जिसमें कि उनको अपनी ज़मीन के कुछ हिस्से पे निश्चित रूप से इंडिगो की खेती करनी ही पड़ेगी। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांसेस। मतलब जो भी किसान उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे, अनुबंध करते थे, उनको एडवांस में कुछ कैश अमाउंट मिल जाती थी फ्रॉम प्लांटर्स, किससे, बागान मालिकों से, एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। और उन पे मतलब वो ब्याज भी बहुत कम लेते थे, टू प्रोड्यूस इंडिगो, ताकि वो अपने खेतों में इंडिगो की खेती कर सके, और वो खेती करने के बाद उनको बागान मालिकों को दे सके। द पीजेंट्स गॉट वेरी लो प्राइसेस फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। इसकी एक बड़ी समस्या यह हुई कि किसानों को जो उनके साथ अनुबंध करते थे, कॉन्ट्रैक्ट करते थे, उनको जो इंडिगो की खेती करनी होती थी, जब खेती तैयार होती थी, उनको उसके बदले में बहुत कम पैसा मिलता था इंडिगो के बदले, और जो वो लोन या एडवांस जो मनी लेते थे वो उसका जो बताते थे कि इसका लोन इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा, वो इतना ज़्यादा होता था कि वो कई सालों तक भी नहीं चुक पाता था, मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था, वो उस पर इंटरेस्ट देता ही रहता था। इस तरह से इस खेती से भी जो रियोट्स थे, किसान थे, उनका लेवल और जीवन स्तर बिल्कुल गिर गया था। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। और जिस खेत पर इंडिगो की खेती की जाती थी उस खेत पर दोबारा अगले साल चावल की खेती नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसकी ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी। विच द पीजेंट प्रिफर्ड एज इंडिगो प्रोडक्शन रिड्यूस्ड द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। क्योंकि किसानों का मानना था कि इंडिगो की प्लांटेशन की वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी, और अगले साल अगर उसमें चावल बोना चाहे तो उसमें चावल की पैदावार नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। ब्लू रिबेलियन, नील विद्रोह। मतलब नील की खेती जो ज़बरदस्ती किसानों से करवाते थे, उसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया, विद्रोह किया था। तो नील विद्रोह और उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी वो सब पढ़ेंगे। इन मार्च 1859 थाउजेंड्स ऑफ रियोट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। मार्च 1859 में हज़ारों की संख्या में किसानों ने, जो कि बंगाल में थे,
उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया। एज द रिबेलियन स्प्रेड, रियोट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज। और जैसे आंदोलन और ज़्यादा फैलता है, विद्रोह फैलता है, किसानों ने रेंट पे जो उन्होंने उधार लिया था प्लांटर से, उधार पैसे जो लिया था उसको चुकाने से भी मना कर दिया और इंडिगो की फैक्ट्रीज़ पे, नील की जो फैक्ट्रियाँ थी उन पे हमला कर दिया। रियोट्स swore that they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by the planters' laঠিयाल्स। फिर जो किसान थे उन्होंने ये शपथ ली, यह कसम खाई कि वो कभी भी इंडिगो की खेती के लिए प्लांटर्स से एडवांस नहीं लेंगे, एडवांस पैसा नहीं लेंगे, और ना ही जो प्लांटर्स के लठियाल होते थे, लाठी, जो ऐसे लोग जो लाठी के बल पे लोगों को डराते धमकाते थे, तो जो बागान मालिक थे उनके लठेतों से भी वो डरेंगे नहीं। द गवर्नमेंट सेट अप द इंडिगो कमीशन टू एंश्योर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। फिर सरकार जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने क्या किया, एक इंडिगो कमीशन बनाया। किसके लिए? टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, कि इंडिगो प्रोडक्शन, नील के उत्पादन का जो सिस्टम था उसके बारे में जांच करने के लिए उन्होंने इंडिगो कमीशन बनाया। इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो कल्टीवेशन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियोट्स। फिर जो इंडिगो कमीशन था उसने ये डिक्लेयर किया, यह घोषणा की कि जो इंडिगो कल्टीवेशन है, नील की खेती है, वह किसानों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, फ़ायदे का सौदा नहीं है। हेंस दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। इसीलिए उन्होंने फ्यूचर में, भविष्य में नील की खेती करने से मना कर दिया। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। तो आंदोलन के बाद में, विद्रोह के बाद में बंगाल में नील का जो उत्पादन था वो बिल्कुल गिर गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया है मान लो। द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। फिर क्या हुआ, बंगाल में अगर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो बागान मालिक क्या करते हैं नील के, वो बिहार की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, वो बंगाल छोड़ के बिहार में अपनी खेती करवानी शुरू कर देते हैं। फिर आपको पता ही होगा बिहार में गांधी जी आते हैं, 1917 में उन्होंने एक आंदोलन किया था चंपारण में। हाँ देखिए, इन बिहार द चंपारण मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन 1917 एंडेड द इंडिगो प्रोडक्शन थ्रू तीन कटिया सिस्टम। तो बिहार में गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण का आंदोलन होता है और उनके इस आंदोलन की वजह से जो नील उत्पादन की जो तीन कटिया प्रणाली थी उसका समापन होता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है बच्चों। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे दोबारा मैसेज कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी हम आगे पावर पॉइंट वगैरह ये सब देखेंगे, वन वर्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए और याद कीजिए। ओके बाय।